गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 11th क्लास CBSE के लिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल की क्लासेस में हमने इस चैप्टर से जो प्रीवियस चैप्टर था, फिफ्थ चैप्टर समतल के अंदर गति यानी मोशन इन प्लेन, उससे रिलेटेड जो NCERT के एग्जाम्पल थे उनको क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में या किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा आज का जो चैप्टर है वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज एनर्जी। वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। अगर बच्चों हम बात करें इन टॉपिक के बारे में कि वर्क, पावर और एनर्जी क्या होती है, तो आपने 9th क्लास के अंदर वर्क के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, पावर के बारे में भी और एनर्जी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया था कि वर्क क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। उसी प्रकार से एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है और पावर क्या होती है और उसकी यूनिट क्या होती है, इनके बारे में भी आपने डिस्कस कर चुके थे। आज यहाँ पर हम इन टॉपिक को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका वर्क कैसे कैसे कंसिडर होता है। 9th क्लास में अगर हम बात करें तो हम सीधा डायरेक्ट वर्क के बारे में लिखते थे, वर्क का अदिश या सदिश गुणनफल इसके बारे में हमें कोई पता नहीं होता था, ठीक है। वर्क का अलग अलग वर्ग जो वर्क है अलग अलग कोणों के लिए अलग अलग कितना होता था, इसके बारे में भी हमें कोई मतलब पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आज का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज वर्क यानी कार्य। अगर हम वर्क की डेफिनेशन लिखें तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ force and displacement known as work। यानी द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर का मीन्स क्या हो गया कि वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो स्केलर प्रोडक्ट है यानी अदिश गुणनफल है वो किसको दर्शाता है, वर्क को दर्शाता है, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम वर्क को डिटेल से बात करें कि मान लीजिए ये ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी जो स्पीड है इनिशियल केस में कितनी है, 0 है, यानी वो रेस्ट के ऊपर रखा हुआ है। आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, क्लियर। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया और कुछ समय बाद मान लीजिए T समय बाद ये ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर प्लेस हो गया, कहाँ पर आ गया, इस जगह पर प्लेस हो गया और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। यानी वस्तु के अंदर बल लगाने पर उसके वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब वेग में जो परिवर्तन है वही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है ना, ठीक है। यानी यहाँ से उसकी स्थिति मान लेते हैं x बराबर 0 थी और यहाँ पर कुछ x बराबर कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, 5 मीटर 10 मीटर, यानी इस वस्तु को जब ये स्थिर अवस्था में रखी थी आपने इसके ऊपर बल लगाया, बल लगाने से क्या होगा, इसके अंदर वेग में परिवर्तन हुआ और इसकी जो पोजीशन है पोजीशन चेंज होगी। तो यानी अगर किसी भी वस्तु के ऊपर आप बल लगाते हैं, अगर उस वस्तु की पोजीशन चेंज हो जाती है तो इसका मीन्स क्या है, आपने कुछ वर्क परफॉर्म किया है, ठीक है। अगर आपने किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है ना, अगर उस वस्तु के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ यानी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसका मीन्स क्या है, आपने कोई वर्क नहीं किया है। जैसे कोई छोटा सा बॉक्स है,
अगर आप उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, आपने उस बॉक्स के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का, ठीक है, और उस बॉक्स को आपने पुश करते हुए आपने 2 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, यानी कितनी दूरी पर आपने उसको धकेल दिया, 2 मीटर पर, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी 10 इनटू 2 यानी 20 जूल। ये क्या हो गया, आपके द्वारा किया गया वर्क। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता, आपसे बोला जाता है जैसे कि आपके जो घर है आप उसको धक्का मार के रोड की दूसरी तरफ लेके जाना है, तो क्या आप उसको पुश कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी अगर आपसे बोला जाता है कि आपकी बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग को आपको पुश करना है, तो क्या आप उसको पुश कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर आप किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, आप उसको धकेल रहे हैं, लेकिन अगर उस वस्तु के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है, यानी उसकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, इसका मीन्स क्या हो गया, आपके द्वारा किया गया वर्क कितना हो गया, 0 हो गया। यानी किसी भी वस्तु के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है वही क्या काम होता है, वर्क का, ठीक है। तो अगर हम इसकी वर्क की और डेफिनेशन के बारे में बात करें तो देखिएगा, इफ फोर्स F अप्लाइड on a body, then if there is displacement in body due to this force, then it is called वर्क। यानी अगर आप किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, वर्क यानी जो वर्क है वो किसके बराबर आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W क्या होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे भी जोड़ कर सकते हैं, किसी बुक में डिस्प्लेसमेंट को D से दर्शाया गया होगा और किसी बुक में डिस्प्लेसमेंट को X से भी दर्शाया गया होगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लिया, S मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से जो वर्क हो गया वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिएगा यहाँ पर हमने क्रॉस साइन यूज नहीं किया है, हमने डॉट साइन यूज किया है, प्रोडक्ट। हमने वेक्टर के अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट कब होता है और क्रॉस प्रोडक्ट कब होता है। अगर किसी भी दो सदिश राशियों का if the product of two vector quantities is a scalar quantity then we always consider as a dot product। यानी बल और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन जो W है वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी दो सदिशों का अगर गुणनफल एक अदिश राशि है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी देन ऑलवेज परफॉर्म डॉट प्रोडक्ट। क्लियर। यानी आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट को हम किससे लिखते हैं, cos थीटा से, यानी W बराबर कर सकते हैं fs cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। यानी जो वर्क है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिएगा हमने cos थीटा
थीटा यानी कौन सा एंगल लेना है? मान लीजिए कि ये वस्तु रखी हुई है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया। अगर आपने बिल्कुल सीधा फोर्स लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा, आपने इसको किसी एंगल से फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में है, ठीक है। कितने एंगल पे? मान लीजिए ये एंगल कितना है? थीटा। अगर बच्चों हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड करें तो ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? f cos थीटा, और ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर कितना हो गया? f sin थीटा। यानी जो स्केलर क्वांटिटी है उसके अंदर कौन सा आता है? cos थीटा, यानी w इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? f cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम लिख सकते हैं, क्लियर। हमें इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देना है, ये डायग्राम में मैंने आपको। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि स्केलर क्वांटिटी यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, यानी वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? देखिए बच्चों, अगर हम फॉर्मूले से बात करें तो W इक्वल टू F डॉट S, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज वर्क इज न्यूटन इनटू मीटर, क्लियर। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन इनटू मीटर। भी हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यानी W इक्वल टू कितना हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। सो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर, दैट इज आल्सो नोन एज जूल। इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो ऐसा यूनिट है वर्क की वो क्या होती है? जूल होती है, ठीक है ना। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ वर्क, वो होती है बच्चों अर्ग। क्या होती है? अर्ग, ठीक है ना, होती है अर्ग। क्लियर। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है? वर्क की अर्ग होती है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम क्वेश्चन को करते हैं यहां से कि एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? एक जूल कितने अर्ग के? अब देखिएगा, न्यूटन मीटर अगर जूल है तो देखिएगा, इसको नोट कीजिए एक बार, फिर मैं बात करते हैं नेक्स्ट। निकाल कितनी आएगी? एक जूल और एक अर्ग कितना होता है? निकालो। सिंपल सा यूनिट का तो पता ही है तेरे को, मीटर 100 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगी, ये डायमेंशन नहीं वो। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। एक जूल को एक अर्ग में बदलना है, यानी एमटीएस पद्धति से किसमें बदलना है? सीजीएस में, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, 1 जूल है, अगर हम बात करें 1 जूल है, इसकी बराबर होती है न्यूटन मीटर, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर हम बात करें 1 अर्ग की, न्यूटन की होगी, और ये क्या हो गया? मीटर हो गया। देखो न्यूटन कितना होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर तो ये ऐसे ही है, ठीक है। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर? यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिएगा 1 किलोग्राम को किससे बदलना है ग्राम में। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के ग्राम होता है 1000 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे किससे बदलना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, उसके स्क्वायर कर लेते हैं हम, ठीक है। और सेकंड तो यहाँ पे क्या है सेकंड, यानी 10 की पावर 3 इंटू 100 का मीन्स कितना होगा 10 की पावर 4, यानी 100 मीन्स 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 इंटू कितना होगा 10 की पावर 4, यानी कितना होगा 10 की पावर 7, यानी हम बोल सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। अगर इसका उल्टा लिखे कि 1 अर्ग वो कितना हो जाएगा 10 की पावर -7 जूल। नोट कीजिए। नेक्स्ट में अब देखिएगा, अगर हम दूसरी यूनिट के बारे में बात करें, अदर यूनिट ऑफ वर्क, देखिएगा तो जो ये होगी जूल से हमने अर्ग में कन्वर्ट कर दिया और अर्ग से जूल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यूनिट की लिखें 1 किलोवाट आवर, इसकी ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर, ठीक है। कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लिखें 1 कैलोरी, ठीक है ना, वो होता है 4.180 जूल, और नेक्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। लिख लीजिए ये दूसरी यूनिट होती है, लिख लो। 1 कैलोरी, ठीक है। तो 4.180 जूल, ठीक है। तो देखिएगा एक बार वापस से बात करते हैं, हमने वर्क क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नोन इज वर्क, ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट यूनिट इज जूल, ठीक है, एंड इट्स CGS unit is erg, clear? If we discuss about the dimension of वर्क, देखिएगा वर्क की अगर हमें डायमेंशन लिखनी है तो देखिए बच्चों वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन अभी हमने लिखी थी, अगर नहीं आती फिर भी देखिएगा F क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, यानी W की डायमेंशन हम लिखें तो फोर्स कितनी होती है M1 L1 T - 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यही होगी। और S क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या होगी लेंथ होगी, ये हमने L लिख दी, ठीक है। दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कितनी होगी M1 L1 और 1 कितना हो गया L2 T - 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ ए वर्क, यानी वर्क की डायमेंशन कितनी होती है M1 L2 T - 2, कीजिए। अब देखिए
इसको और थोड़ा डिटेल से लेते हैं। देखिएगा अभी हमने पढ़ा है कि जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F cos थीटा इनटू S या Fs cos थीटा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम बात करें केस फर्स्ट, when थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 का मीन्स क्या हो गया कि ये कोई वस्तु है, देखिएगा यहां पर जो cos थीटा है मैं लिख देता हूं यहां पर, here cos थीटा is angle between force and displacement, यानी जो थीटा है ये किस किस के बीच का एंगल होता है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है cos थीटा, ठीक है। अब देखिएगा अगर ये वस्तु ये रखी हुई है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस तरह से F, ठीक है ना, कितने एंगल में, थीटा एंगल में, और ये वस्तु ये आगे की ओर डिस्प्लेस हो गई, यानी ये वस्तु यहाँ पर हो गई, मतलब मींस आगे की ओर चलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट मैंने बताया थीटा के साथ हमेशा कौन सा होता है, cos थीटा, ठीक है। यानी यहाँ पर थीटा 0 डिग्री है, यानी जिधर आप बल लगा रहे हैं उधर ही अगर वस्तु डिस्प्लेस हो रही है तो वहां पर बल कितना हो गया, कौन कितना हो गया, थीटा। यानी अगर एक गाड़ी है वो इधर की तरफ चल रही है और आप उसके इधर ही खींच रहे हैं, तो उस गाड़ी का जो डिस्प्लेसमेंट है और आपके द्वारा जो बल है उनके बीच का कितने डिग्री का कोण हो गया, 0 डिग्री, एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं। तो उस केस में देखिएगा व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन वर्क है वो कितना हो जाएगा, F cos 0 इनटू S, यानी cos 0 कितना होता है 1, तो Fs। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव वर्क। दिस इज नोन एज, सो इफ force is applied in the direction of displacement, then it is known as पॉजिटिव वर्क, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वर्क कब होता है, अगर कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, ठीक है, अगर आप उसको पीछे से धक्का मार रहे हैं, जिधर वो साइकिल चल रही है उसी दिशा में आप धक्का मार रहे हैं, तो आपको पता है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उस वर्क को क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्क कहते हैं, ठीक है। तो अगर जिधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है उस वर्क को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोलते हैं। क्लियर, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट अगर बात करें केस सेकंड की, केस सेकंड व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, अगर आप उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन वर्क कितना हो जाएगा, F cos 90 इंटू S। cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो वर्क कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। यानी अगर किसी भी बॉडी के ऊपर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उसके जो उस केस में जो वर्क है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर हम बात करें केस थर्ड की, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देखिएगा
थीटा 180 का मीन्स क्या हो गया, अगर कोई भी वस्तु इस दिशा में चल रही है और आप उसको उल्टी दिशा में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस दिशा में है और फोर्स इस दिशा में लग रहा है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते उस केस में एंगल कितना होता, 0 डिग्री। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, हमने पढ़ा था अपोजिट वेक्टर, अगर दो वेक्टर जस्ट अपोजिट लग रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर। तो देखिएगा जब दो थीटा 180 डिग्री होता है उस टाइम पे cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1 होती है, यानी वर्क कितना हो जाएगा f × -1 × s, यानी w कितना हो जाएगा -fs, यानी नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है ना। सो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are acting opposite to each other, then work will be नेगेटिव, यानी इस केस में वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो हमने पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स है दोनों एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, उस टाइम पॉजिटिव वर्क होता है। अगर बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उस केस में वर्क 0 होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है उस केस में आपका जो वर्क है वो कैसा होता है, नेगेटिव वर्क होता है। क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल हम इसको डिटेल से बात करेंगे।